अब हम आगे बढ़ते हुए दूसरे पैनलिस्ट को बुलाते हैं मंच पर। और मैं बता दूं आपको, त्रिवेणी अलमीरा के फाउंडर चेयरमैन हैं वरुण तिवारी जी। आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी। स्वागत है आपका। दाम्या पीजे फूड्स फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमित जैन जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी मंच पर आए। नेक्सेरा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर हैं आप अडवाणी सिंह मनु। अगर कुछ नाम में गलती हुई हो तो माफी के साथ सर स्वागत है आपका मंच पर। मेरे सहयोगी दिव्यांश को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। आगे हम डिस्कशन को बढ़ाते हैं और मेरे सहयोगी और मैं यहाँ पर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए। नमस्ते उत्तर प्रदेश और नमस्ते आप सभी मेहमानों को। उम्मीदें जब परवान चढ़ती हैं और मुश्किलें हमारे सामने होती हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि आत्मविश्वास हमारे मन में हो, संयम हमारे पास हो। कितनी मुश्किलें हो हम जीतेंगे, हम कभी हारेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी छोटे और बड़े उद्यमियों से मैं गुजारिश करता हूं बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ हैं ऐसे मेहमान जिनके अनुभव हम जानेंगे कि कोरोना काल में जिन मुश्किलों का उन्होंने सामना किया और जिन मुश्किलों से वो गुजरे, आज किन परिस्थितियों में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल त्रिवेणी अलमीरा से जो फाउंडर चेयरमैन है वरुण तिवारी जी, मेरा आपसे है। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक आध्यात्मिक जीवन शैली आप जीते हैं, इतना बड़ा आपका एम्पायर है, 30 वर्षों से आप ये कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट नहीं, हम भरोसा बेचते हैं, हम भरोसा देते हैं। उसी भरोसे को कायम रखते हुए, उसी विश्वास को कायम करते हुए आपने इस कोरोना काल में अपनी इंडस्ट्री को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने साथियों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आप चुनौतियों को पार पाने में कामयाब रहे? हेलो, धन्यवाद। पहले तो हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में के उपरांत ये पहला होटल में और यहाँ पे एक सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा है। पिछले लगभग 1 साल तो होने ही जा रहा है। फरवरी से लगभग सब सारे कार्यक्रम समाप्त हो गए थे। उसके लिए GTV उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे गति देने के लिए और फिर से जिस तरीके से सारी व्यवस्था पटरी से उतर गई थी, धीरे धीरे उसको पटरी पर चढ़ाने के लिए, एक तरह से पटरी पर चढ़ाने का ही कार्य कर रहे हैं। इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और बस इसी तरीके से धैर्य से, जिस तरीके से आप लोग धैर्य दिखा रहे हैं और धैर्य से आगे बढ़ रहे हैं, बस उसी धैर्य का परिचय देते हुए कि ठीक है, आज ये विपत्ति आई है, आज एक ये बीमारी आई है, इसी तरीके से आती भी रहती हैं, उसको डट करके और धैर्य से उसका मुकाबला करना है और उसी के साथ जीना है, इसी उद्देश्य के साथ। और अपने सभी कर्मचारियों को, अभी अपने सभी काम करने वाले सभी सहयोगियों को, सबको धैर्य बंधाते हुए कि हम वो भी दिन नहीं रहा तो ये भी दिन नहीं रहेगा, इसलिए जो है ये भी जाएगा और हम धैर्य से डटे रहें और आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ आगे बढ़ें। जी अडवाणी जी, मेरा आपसे सवाल है, मजदूरों को ठहरने के लिए भोजन, क्योंकि एक ऐसा दौर हमने देखा कोरोना काल जिसमें लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आया। भले ही वो एक आम व्यक्ति हो, कोई खास हो, हर किसी ने वो बदलाव महसूस किया। लेकिन अब हमने देखा कि आपने उन लोगों की मदद की जिनको जरूरत थी और बहुत से साधन व्यवस्थाएं आपने दी, ऐसे सामाजिक कार्य किए। क्या समझा जाए अब आगे आपका क्या मोटिव रहने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो अब एक बड़ी कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, आपके कंधों पर और भी जिम्मेदारी है, एक कंपनी को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन एक समाज के तौर पर, एक सोशल तौर पर जो आप काम कर रहे हैं, क्या आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? जी नमस्कार जी। मुझे ये सारी प्रेरणा मिली मेरी फैमिली से, मेरे दोस्तों से, और काफ़ी ऐसे सहयोगी मिले मुझे जिन्होंने मुझे मेरी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मुझे हिम्मत दी। और आगे भी मैं ऐसा करता रहूँगा। मैं कुछ ऐसे तरीके बना रहा हूँ कि मेरे रहते रहते तो ये चीज़ें आगे बढ़ें ही बढ़ें, मेरे ना रहने के बाद भी चीज़ें आगे चलती रहें। जो ज़रूरत है, सच में ज़रूरतमंद है, उन तक मैं सारी चीज़ें पहुँचें जो उनको आवश्यकता है। जी अमित जैन जी, मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा दर्शकों को, उन छोटे उद्यमियों को
जो सोचते हैं कि अगर सपने बड़े हों तो क्या पूरे हो पाते हैं। 100 स्क्वायर फीट से 1 लाख स्क्वायर फीट, ये सफर बहुत दिलचस्प रहा होगा, चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन सर, मार्च 2020, हम जब कोविड काल से पहले की बात करते हैं और कोरोना काल के बाद की बात करते हैं, बदली हुई परिस्थितियों में इन चुनौतियों का आपने कैसे सामना किया, आप उनसे कैसे लड़े? क्योंकि आपके अनुभव कई उद्यमियों के काम आने वाले हैं, उनके समझ में आ सके कि आगे जो लड़ाई है उसे कैसे जीतना है। नमस्कार। जैसे ही ये कोविड की विपत्ति आई और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स थे, फैक्ट्री मेंबर्स थे, हम सब एक टीम नहीं, एक परिवार थे। हमने सोचा इस विपत्ति का सामना मिलकर करेंगे, क्यों ना इंडस्ट्री को उस मुकाम पे पहुंचा दें जहां हम सब लोग और आगे ग्रो कर सकें। ऐसा ना हो हम छिन-भिन हो जाएं और हमारी इंडस्ट्री जहां पहुंची है वहां से पीछे को होए। तो हमने मिलकर कुछ ऐसी परियोजनाएं बनाई, कुछ ऐसे प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करी जो आजकल कोविड में जो लोग घरों में बैठे हैं, हमने उनके बजट के अनुसार छोटी पैकेजिंग लॉन्च करी, जो वो घर पे बैठे थे उनको पैकेजिंग पहुंची, और हाइजीनिक कंट्रोल के साथ गवर्नमेंट ने जितने प्रोटोकॉल बताए हमने उसको पूरी तरह लागू किया। हाइजीनिक लाइंस बनाई, ऑटोमेशन पे ध्यान दिया, जिससे हमारा प्रोडक्ट बुरी तरह से हाइजीनिक पहुंचा और लोगों को घर में बैठे हुए ऐसे प्रोडक्ट वो बना पाए जो रेस्टोरेंट में उनको फूड मिलता था, माँ ने आज वही प्रोडक्ट घर को बच्चों को खिलाया और वो ध्यान दिया। साथ ही साथ हमने अभी कुछ इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट की भी रेंज लॉन्च करी है, जो आज की डेट में बच्चों के आम खाने में माँ उसको यूज़ करती है और उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है। इस तरह से हमने इस विपत्ति में अवसर ढूंढे और लोगों को भी सुविधाएं पहुंचाई। ठीक है नैन्सी, एक अद्वैत जी के बारे में दिलचस्प बात बताना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा। जब बिल्डर की बात आती है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, पैसा बनाते हैं और उसके बाद अगली प्रॉपर्टी के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। अद्वैत जी, मैंने ये जाना समझा पढ़ा आपके बारे में कि कोरोना काल में आपने कई मजदूरों के रुकने, साधन की बात करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, आपने इसका भी इंतजाम किया। क्या आप इन सामाजिक कार्यों से जुड़ते हुए ये सोच रहे थे कि मुझे जीवन में कुछ करना है, पैसा अपनी जगह है, सामाजिक कार्य अपनी जगह है, या किसी से आपको और प्रेरणा मिली आपके परिवार में, आसपास में? वो कहां से आपको शक्ति मिली जिसने आपको इतनी हिम्मत दी? एक्चुअली बात अगर रुपए पैसे की जाए तो वो मुझे मेरे पेरेंटल बिजनेस इतना ज़्यादा चाहते थे कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी कुछ भी अलग से काम करने की। जब मुझे समझ में आया कि काम करने की वजह अगर किसी दूसरे की मदद हो जाए, काम करने का कारण बन जाए, तो वहाँ से और मुझे बल मिला। मैंने वहाँ से काम करना शुरू किया और मैंने अपना प्रोजेक्ट वहाँ से स्टार्ट किया। और जो भी मैं प्रोजेक्ट में अपना इनकमिंग होती है उसका मैं 30-40% ज़रूर करता हूँ उसके लिए, लोगों के लिए, मदद के लिए, वो जैसे भी किसी भी समझ पे। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगी वरुण तिवारी जी से। सर, 30 साल आपने दिए अपनी इस कंपनी को। अब शुरुआत जो आपने की थी वो मात्र 16,000 रुपये से की थी, जहाँ तक मैंने आपके बारे में पढ़ा। अभी आप जो है हर वर्ष 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कहते हैं किसी भी सफलता के लिए संघर्ष होता है उसके पीछे, और वो संघर्ष जाना बहुत ज़रूरी भी होता है। अभी आपका क्या आगे लक्ष्य है? क्योंकि आपने जिस तरह से पढ़ाई की, आप शास्त्र में महान हैं, मतलब आपकी जो एजुकेशन रही उसके पीछे अगर हम देखें तो आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इतनी करोड़ संपत्ति का मालिक हूं तो शायद मेरा जो परिवेश है, जो मेरी वेशभूषा है, वो अब अलग हो जाना चाहिए। आपने भारतीय संस्कृति को अपनाए रखा, तो इसको आप अपनी ताकत मानते हैं कि अपने काम में? जी हाँ, ये हमारी सनातन संस्कृति और हमारे जो सनातन ग्रंथ और जो हमारे सनातन संत और जो हमारे सनातन शास्त्र, ये सब हमारी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। बस हमारे अंदर उनको देखने की और उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए, हमको उनको पहचानने का सामर्थ्य आना चाहिए। यही कार्य हमने अभी जैसे हमारा एडवर्टाइज आता है उसमें भी हम लोग टाइटल एक दे रहे थे, वेल्डर बना 200 करोड़ के कारोबार का मालिक। हमने ITI वेल्डिंग ट्रेड से की, उसके बाद यहीं HL से अप्रेंटिस किया था। अप्रेंटिस के दौरान हमको सिल्वर मेडल अवार्ड मिला था ऑल इंडिया कंपटीशन में। उसके बाद कुछ ऐसा संयोग रहा कि नौकरी में नहीं लग पाए, बाहर निकल के अपना काम शुरू किया, अपने ही विषय से, अपने ही ट्रेड में जो हमने पढ़ाई की थी उसी कार्य को आगे बढ़ाया।
हमारा समाज के सभी लोगों को, सभी बच्चों को ये मैसेज है कि, और ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बच्चे जिस चीज़ में पढ़ाई करें, जिसका ज्ञान लें, उसी कार्य में आगे बढ़ें। होता क्या है, कई बार देखने में आता है कि बच्चों ने MBA किया है फाइनेंस से और बोलते हैं नहीं साहब मुझे मार्केटिंग करना है, या दूसरे ट्रेड को चुनना चाहते हैं। नहीं, जिस चीज़ से आपने पढ़ाई की, क्योंकि जिसको पढ़ा हमने थ्योरी में, उसी को जीवन में प्रैक्टिकल में उतारें। थ्योरी जानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल में चले जाएंगे। जी। दूसरा ये कि जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, गीता जी में मनुष्य के जीवन की हर एक ग्रंथि और उलझन को, हर एक समस्या को सुलझाने का निदान है। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, बहुत से लोग, जैसे अभी गांव में थे हम, तो पढ़ते थे तो लोग ऐसे चर्चा करते थे कि नहीं बच्चों के हाथ में गीता जी मत जाने देना, नहीं तो ये महात्मा बन जाएगा, नहीं तो ये साधु बन जाएगा। तो ऐसे एक बाद में चर्चा हो रही थी, तो एक कहीं कार्यक्रम में थे तो एक संत जी बोलने लगे कि हमने ऐसे सुना है कि लोग बोलते हैं कि बच्चों को गीता जी मत पढ़ाना, नहीं तो वो साधु बन जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा। बोले अच्छा एक बात ये बताओ कि गीता का ज्ञान पहला भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, वो तो साधु नहीं बना, वो तो सीधे भयंकर कर्म में लग गया जी। तो जब इसका बेसिक फंडा जो पहली बार जहां पे आया, वहीं पर ही वो सबसे बड़ा महाबाहो धनंजय, अर्जुन का नाम धनंजय का मतलब धन को जीतने वाला, महाबाहु जो मतलब महान कार्य करने वाला, वो ऐसा व्यक्ति तैयार हुआ। तो आप गीता जी को बोलते हो कि नहीं पढ़ करके साधु बन जाएगा। बिल्कुल वरुण जी, गृहस्थ में हर जी, व्यक्ति के लिए यह आवश्यकता है, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आगे सफलता हासिल करने के लिए उसको गीता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। गीता का ज्ञान अनिवार्य है। ऐसी कई दिलचस्प कहानियां हैं जिसे जानने और समझने से हमें बहुत सीख मिलती है। अमित जैन जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि 20 राज्यों में आपका कारोबार फैला हुआ है, आप फार्मर से डायरेक्ट उत्पाद भी लेते हैं। आजकल कृषि कानून को लेकर बहुत चर्चा हो रही है, सरकार ये कहती है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान हैं, संगठन जो कह रहे हैं कि हमारे फायदे के लिए है, कुछ किसान संगठन कह रहे हैं कि नहीं इससे हमें नुकसान होने वाला है। तो एक बिजनेसमैन के तौर पर आप इसे किस तरह से देखते हैं, समझते हैं? एक बिजनेसमैन के नाते मैं देखता हूं कि जैसे यूपी गवर्नमेंट ने रोडें और बिजली पे इतना ध्यान दिया है, आज मेरे यूपी का किसान गांव के अंदर से कृषि प्रोड्यूस को हमारी फैक्ट्री तक और मंडियों तक लेके जाता है, जो कि वो पहले नहीं निकाल पाता था। इस तरह से उसकी आय भी बढ़ी है और उसने नई नई परीक्षाएं भी देखना शुरू करी हैं। जैसे आज वो केवल धान या गेहूं पर निर्भर नहीं रह गया, उसने कैश क्रॉप लगानी शुरू कर दी, मशरूम बोने लगा, ब्रोकली लगाने लगा, जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आई। उससे उसको उसका उचित मूल्य और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। तो मैं तो समझता हूं कि किसान के पास बहुत सारे मौके बड़े हैं और यूपी गवर्नमेंट उस पर बुरी तरह से ध्यान दे रही है। लेकिन अभी आपको क्या लगता है, ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लग रहा है कि सरकार अभी कोशिश कर रही है कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, भले ही वो छोटे हों बड़े हों, उनको ज़्यादा हेल्प किया जाए ताकि वो और लोगों को हेल्प कर सके और जो है रोज़गार बढ़ सके। तो ऐसे में लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार वाकई में जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं उनके लिए कुछ नया करने जा रही है। आपको लगता है इतना कुछ? मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूंगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि सीधे किसानों को लाभ पहुंचाती है, सीधे रोजगार मुहैया कराती है। उसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सब्सिडी स्कीम्स, उद्योग को सपोर्ट करने वाली सुविधाएं, सरकारी मशीनरी को इतना सरल कर दिया है कि आज एक उद्योग लगाना बहुत ही सरल हो गया है। और ऐसी सब्सिडीज योजनाएं दी हैं कि आप एक बड़ी इंडस्ट्री लगा करके उसको 3-4 साल सपोर्ट कर सकती हैं वो योजनाएं, फिर वो इंडस्ट्री अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाती है। सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सरकार के जो मौजूदा नए नियम आ रहे हैं या फैसले आ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आज नहीं देखने को मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट आपको 2 साल बाद 3 साल बाद देखने को मिलेगा, और वो ऐसा देखने को मिलेगा कि जो हम लोग शायद सोच भी नहीं पा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव वे में मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से बारीकी समझाएं
क्योंकि आप जैसे बहुत सारे उद्योगपति इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो भी अनुभव आप साझा कर रहे हैं वो उनके काम की बात भी है। थोड़ा बारीकी से और विस्तार से अगर बता पाए हमें इसको लेकर। एक्चुअली जो ये मॉडल आ रहा है अब सारे बिजनेस के लिए, या कोई भी इंडस्ट्री हो या वो कोई भी व्यापार हो, सब चीज़ें अभी तक भ्रम में चल रही हैं। किसी पे कोई लाइसेंस नहीं हो रहा है, किसी पे कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं मंडी में ये दिक्कत आ रही है, कहीं रियल एस्टेट में ये दिक्कत आ रही है, हमको अपने टाउनशिप के नक्शे पास कराने हैं तो पता लगा 2 साल 3 साल तक दौड़ना पड़ रहा है। वो चीज़ें इतनी ईजी हो जाएंगी कि 1 विंडो पे आपके सारे काम हो जाएंगे। अभी आपको लगता है कि मतलब कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट की हम विशेषकर बात करें तो काफ़ी इस पर हमने देखा कि बहुत असर हुआ है, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। जो बायर्स हैं उनका विश्वास कैसे अब ज़्यादा क्रिएट किया जाए, कैसे इस काल के बाद लोगों को लगे कि नहीं ठीक है हमारे बिजनेस ठप हुए हैं लेकिन हम अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो हम एक बिल्डर के पास जाएं, तो विश्वास हमारा होना चाहिए। ठीक है, रेरा आया, एक कानून आया, एक मतलब प्रोसीजर है जो कि लीगल होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बिल्डर के तौर पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं? एक्चुअली बिल्डर्स तो वो अप डाउन्स के लिए हमसे तैयार रहते हैं। मतलब ऐसे ऐसे झटके झेले हम लोगों ने, ऐसे ऐसे पहले तो नोटबंदी, उसमें तो हम लोग का काम लगभग बिल्कुल समझिए फिनिश हो गया था। जो लोग हम लोग के पास कुछ एडवांस पड़े थे लोगों के, वो सब लोगों ने वापस मांगना शुरू कर दिए थे। जिसने वो दिन देख लिए वो ये कुछ नहीं है, ये तो 2-3 महीने की प्रॉब्लम थी जी। ठीक है, मैं वरुण तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे है। जब एल्मीरा की बात होती है तो आम हो खास हो किसी की कैसी भी जिंदगी हो, एल्मीरा के बिना तो जिंदगी घर अधूरा है पूरी तरह से। तो इस एल्मीरा को आप घर घर पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी जो टीम है, उनके सामने भी कई चुनौतियां होंगी। आप कैसे प्लान करते हैं, कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं? हम जमीनी स्तर पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमने जब काम शुरू किया तो शोरूम में बैठ करके हम खुद अपनी अलमारियों को बेचते थे, और जो ग्राहक से, जो उपभोक्ता से फीडबैक आता था कि उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन हर बातों का ध्यान रखते थे। जो लोगों ने सुझाव दिया है उस सुझाव के अनुसार उनके ज़रूरत के हिसाब से कार्य करते थे। जैसे लोग क्या करते हैं, अपने लिए कार्य करते हैं। हमने क्या किया, इस फार्मूले को उलट कर काम किया। हमने दूसरों के लिए काम किया और परिणाम ये हुआ कि दूसरे लोग हमको आकर के पैसा देते गए। काम हम दूसरों के लिए किए और काम हमारा बढ़ता गया। ज़्यादातर देखने में ये आता है व्यापारियों और बिजनेसमैन में कि वो केवल अपने लिए कार्य करना चाहते हैं। जिस कार्य में उनको लगेगा इसी में मेरी भलाई है, उसी कार्य को केवल करते हैं और परिणाम उल्टा मिलता है। हमारे जीवन में ये फार्मूला आना चाहिए कि हम दूसरों के लिए कार्य करें, वो दूसरे हमारे लिए जरूर कार्य कर देते हैं। नहीं, यही फार्मूला, यही मैं चाहूंगा कि हम इसको ना एलोबरेट करें कि कोई भी एम्प्लॉय जो परेशान है, उसी कोई समस्या है, क्योंकि अमूमन इस कोरोना काल में कई परिवारों के सामने समस्या आई। आप जैसे कि आध्यात्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं, तो उन समस्याओं का निदान आप कैसे करते हैं? हमारे यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं, हम एक बात का खास ख्याल रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की असंतुष्टि न होने पावे। हमने जो बीच में लॉकडाउन रहा, बंदी रही, उस पे भी हमने उनको आधी तनख्वाह दिया। भाई व्यापार तो चल ही रहा है, बिजनेस आगे बढ़ ही रहा है, उन्हीं से तो आगे पैसे भी कमाए गए हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और सारे लोग उसी का परिणाम बड़े खुश होकर के, और जब लॉकडाउन के बाद फैक्ट्री खुली तो हमारे यहाँ बिल्कुल आश्चर्यजनक लोगों से लोग बोलते थे कि साहब हमारे पास 30% लोग आए हैं, 40% लोग आए हैं। हमारे यहाँ 90% से ज़्यादा लोग, उस समय तो समस्या थी कि हमारे आदमी पूरे काम कर रहे हैं और काम नहीं। जी जी जी। और लोगों के पास समस्या थी कि साहब हमारे पास काम है और हमारे पास आदमी नहीं। तो ये जो हम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं, उनका हित और कैसे क्या उनको क्या करना है, समय समय पर उसका पूरा ध्यान, जिसकी वजह से लोग हमारे पास आते हैं, काम करना अमित जैन जी, पसंद मेरा करते हैं। सवाल आपसे है। फूड एंड एग्रीकल्चर हम डिपार्टमेंट देखें, एक वास्ट एरिया है। व्यक्ति किसी भी चीज़ के बिना रह सकता है, खाने पीने के बिना जो है नहीं रह सकता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अब जो सरकार, क्योंकि 1 ट्रिलियन एक टारगेट लेकर चल रही है यूपी सरकार, आपको लगता है कि फूड का जो एक डिपार्टमेंट है ये बहुत वास्ट एरिया में रोल प्ले कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज
एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक छोटी इंडस्ट्री नहीं रह गई है। आज ये भी एक चुनी हुई इंडस्ट्रियां जो देश की हैं उनमें ही कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही है। अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो इसका ग्रोथ रेट लगभग 33% से ऊपर जा रहा है और इसमें लगातार लोगों को नए रोजगार मिल रहे हैं। आज आईटी सेक्टर और सिविल सेक्टर के साथ साथ फूड इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लोग, हमारे देश में कृषि प्रधान देश है, अगर उसकी फसल केवल धान और गेहूं तक सिमट जाए तो उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। उसको अगर हम ऐसे प्रोड्यूस उसमें आते हैं जैसे कैश क्रॉप हैं, मेंथा है, ब्रोकली है, मशरूम है और अन्य और बहुत सारी चीज़ें जिनका एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा स्कोप है, तो वो इस इंडस्ट्री को मिल रहा है और हमारे देश का निर्यात भी बढ़ रहा है और किसान की बराबर तरक्की भी बढ़ रही है। स्टार्टअप, अगर हम इंडिया को देखें, स्टार्टअप इंडिया स्कीम लेकर आए कि जो छोटे उद्योग हैं, जो लोग चाहते हैं कि अपना बिजनेस कर सके, स्टार्ट करे कोई बिजनेस, तो उनके लिए क्या ऐसा रह सकता है कि वो सोचें कि ठीक है, कम अमाउंट पे सही हम शुरुआत तो करें, क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं शुरुआत तो की है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट उतना हेल्प कर पाती है, क्योंकि आप लोग तो एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट एक सपोर्ट सिस्टम है, मेहनत हमें करनी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो सपोर्ट सिस्टम किसी काम नहीं आएगा। चारों तरफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत है। मैं बिजनेस शुरू करने से पहले कंपटीशन पे ध्यान देता हूँ, क्या होगा, मैं तो बेच ही नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। आप एक शेयर जरूर निकाल ले जाएंगे। मैं अपने छोटों से भी ये बात बोलता हूँ कि आप शुरू करिए, शेयर आपको जरूर मिलेगा, उस शेयर को धीरे से बढ़ा लीजिएगा। आप कहीं ना कहीं आप में कुछ यूनिकनेस जरूर होगी, उस यूनिकनेस को आप आगे बढ़ाइए, आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सुविधाएं हैं, मेहनत हमें करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ढूंढिए, कहीं से शुरुआत करिए, एक प्रोडक्ट से शुरुआत करिए। एक प्रोडक्ट 100 प्रोडक्ट के साथ जाएगा, क्वालिटी नहीं छोड़िए, क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बार बार आपके प्रोडक्ट में वापस लेकर के कस्टमर को आपके पास लाएगी। ठीक है, आपने क्वालिटी की बात की है अद्वैत जी, क्वालिटी को लेकर सवाल मेरा आपसे ही है। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हम मार्केट में देख रहे हैं, नेक्सेरा क्यों, नेक्सेरा के कितने प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, आपकी वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं, आप इसके लिए क्या स्पेशल कदम उठा रहे हैं, क्या क्या स्पेशल फीचर्स आप अपने ग्राहकों को दे रहे हैं? स्पेशल फीचर्स तो जो सारे बिल्डर्स दे रहे हैं वही हम भी दे रहे हैं, ऐसा कोई स्पेशल तो वो, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्पेशल बनाती हैं, मेरे ग्राहकों का कहना है, मेरे कस्टमर्स का कहना है। एक तो मैंने आज तक कभी अपने कस्टमर से मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लिए, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिए। मेरे सारे टाउनशिप में डेवलपमेंट और मेंटेनेंस सारी मैं आज भी करता हूँ, कभी किसी से उसका कोई फीस नहीं ली गई है। और यहाँ तक कि जिन चीज़ों को मैं 8 साल पहले बेच चुका था, जिन ब्लॉक्स को बेच चुका था, उनमें भी आज भी मैं बराबर काम कराता रहता हूँ विदाउट एनी मेंटेनेंस चार्जेस। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी इसमें, आपको लगता है कि जो बहुत से ऐसे बिल्डर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनकी वजह से बायर्स का ट्रस्ट टूट गया, मतलब उनका जो घर उनको मिला, उनको लीकेज की प्रॉब्लम हुई, उनको जो दिखाया गया वो मिला नहीं, कुछ सालों के अंदर ही पता चल गया हकीकत क्या है, जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था, जो यूज़ हुआ था एक बिल्डिंग के लिए, वो सब कुछ धराशायी होता हुआ नज़र आता है। ऐसे में आपको लगता है कि जितने और बिल्डर्स हैं उनके लिए बायर्स के मन में विश्वास पैदा करना बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है? हाँ, हैं ऐसे कुछ लोग जिनके चक्कर में प्रभाव पड़ता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी सोच के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी सोच के साथ काम कर रहा है उसका भी अपना काम चल ही रहा है। लेकिन हम लोग जो कमिटमेंट करते हैं, अगर आप मेरे कस्टमर से कभी पूछेंगे तो मैं 100% उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करता हूँ और करता भी हूँ। बाकी हम लोग भी ऐसे काम करते हैं जिनसे भरोसा भी बनता है, कुछ लोगों के चक्कर में भरोसा टूटता भी कस्टमर्स का। बिल्कुल जी, ठीक है। वरुण तिवारी जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है कि सरकार की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, वो पॉलिसीज आपके बिजनेस में कितनी लाभदायक हैं, आप क्या क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? प्रश्न आपका प्रश्न के हिसाब से है, किंतु उत्तर यह है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए टैक्स कमा के सरकार को देता है, वो क्या उम्मीद करेगा? जो उसका कार्य चल रहा है उसमें सहयोग करे। बाकी हमको तो नहीं लगता है, पर छोटी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए जो अनुदान या ये जो सहयोग है वो उनके लिए उस लेवल पे है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ रहा है तो वो माता पिता से फीस और खर्चे और सारा चीज़ चाहता है, किंतु जब वो पढ़ करके आगे काम करने लगा, कमाने लगा, तो वो अपने माता पिता का भरण पोषण करने के लिए उनको देता है। जी।
तो स्थिति आदमी की उसी हिसाब से और बदल जाती है। आपको रोकते हुए सर, हमारे साथ जो है गेस्ट आ चुके हैं स्पेशल, और नमस्कार। उन सभी का जो है नमस्कार। स्वागत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच आ चुके हैं। जी हाँ, उप डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे बीच आ चुके सिद्धार्थ हैं। नाथ सिंह जी हमारे बीच में हैं। आपका भी स्वागत है सर। आप सभी विशेष मेहमानों का स्वागत करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मंच पर आए और अपना समय दिया, क्योंकि हम लोग जितने भी अब स्टार्टअप्स लोग हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो आप लोगों को मतलब आप लोगों के जरिए बिल्कुल इंस्पायर्ड नसीब, होते मैं हैं ये भी और कहना चीजें चाहूंगा सीखते कि हैं। जहां चाहा वहां रहा। अगर हमारी चाहत है कि जो मुश्किलें आ रही हैं उनका सामना डटकर बिल्कुल। करना है, आत्मविश्वास के साथ करना है, तो लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल। इस थैंक यू उम्मीद सो के मच। साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया।